को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं आज की अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को। कौन से भाग में दिया है? ये भाग 3 में दिया है। भाग 3 में दिया है हमारा मौलिक अधिकार। भाग 2 हमने देख लिया था। भाग 2 में क्या था? भाग 2 में था नागरिकता। भाग 1 में क्या दिया था? संघ, उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में था आर्टिकल देखे थे हम, 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल आते हैं भाग 1 में। भाग 2 में देखे थे हम नागरिकता, आर्टिकल पूछा जाएगा तो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल देख लिए थे। अब हम पढ़ेंगे भाग 3 को। भाग 3 में क्या दिया है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। आर्टिकल पूछा जाएगा तो 12 से लेके 35 तक के इसमें आर्टिकल आएंगे। अब हम देखेंगे संविधान के भाग 3, आर्टिकल पूछा जाएगा 12 से लेके 35 तक के इसमें आर्टिकल आते हैं। इसमें क्या दिया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? तो ये अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार को लिया है। अब देखिए क्या क्या संशोधन हुए थे। व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले से में वही क्या कर सकता है? तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है, उनके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो मौलिक अधिकार के हनन होने पर क्या कर सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार के लिए में अगर संशोधन करना है तो संसद में विशेष बहुमत से कितने 2/3 है ना, 2/3 की आवश्यकता होगी। मौलिक अधिकार में अगर संशोधन करना है तो संशोधन के लिए संसद में कितने बहुमत? 2/3 बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, अभी वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार की प्रकृति, वे असीमित नहीं है और उन पर उचित प्रतिबंध क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकते हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक, और क्या देखेंगे? नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात वे राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। तो इसलिए कौन सी प्रकृति के हैं? तो नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब वे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है समता का अधिकार। आर्टिकल पूछा जाएगा 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल आते हैं। इसमें 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल शामिल हैं समता के आधार पर, जिसको और क्या कहा जाता है? समानता का अधिकार। ठीक, ये है तो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आएगा 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल में। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल है 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल आएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक के आएंगे इसमें। फिर आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार इसमें दिया है, 29 से लेकर 30 तक के आर्टिकल में आएगा। फिर आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। अब एक एक करके देखेंगे फिर हम। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार संसद है, राज्य सरकार विधानमंडल, स्थानीय निकाय जैसे कि ग्राम पंचायत है, ठीक, नगर पालिका है, नगर परिषद है, जिला बोर्ड है, ये सभी किस में आएंगे? राज्य में आएंगे। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अनुच्छेद नंबर 12 के अंतर्गत। सभी सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, ये सभी है ना। और राज्य की एजेंसियां हैं, वित्तीय संस्थान हैं, एनटीपीसी है, यूपीएससी है, एलआईसी है, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। और फिर अगला देखेंगे मौलिक अधिकारों के असंगत कानून। ये देख लेते हैं मौलिक अधिकार के असंगत कानून। आर्टिकल नंबर 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों के असंगत कानून दिए हैं। जैसे कि 13 का ए क्या कहता है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून क्या होंगे? अमान्य होंगे। आप किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर किसमें कहा गया है? ये 13 के सबसेक्शन 1 में कहा गया है। ठीक, और 13 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 से पहले 1935 अधिनियम और उसके बाद के कानून के बीच का अंतर ये आता है 13 का 2। 13 का 3 क्या कहता है? 13 के 3 में दिया है कानून की परिभाषा। ठीक है, कानून की परिभाषा में अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, ये सभी शामिल हैं। 13 का 4 क्या दिया हुआ है? इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत
ये क्या माना जाएगा, संवैधानिक संशोधन लागू नहीं होगा। ठीक है, इसमें संवैधानिक संशोधन लागू नहीं होगा। 13 के 4 में कहा गया है, आप देखेंगे समता का अधिकार आर्टिकल पूछा जाएगा। 14 से लेकर कितने तक के आर्टिकल आते हैं इसमें, 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल आएंगे। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, कानून के समान संरक्षण सभी नागरिकों के लिए, कानून के समक्ष समता, कानून के समान संरक्षण की गारंटी और कानून के समक्ष समानता जो ब्रिटिश कानून से ली गई है। इसका अर्थ क्या है कि सभी लोग समान कानून के अधीन हैं। अमेरिकी प्रणाली से प्रेरित कानून का समान संरक्षण, ठीक है, कानून का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, समान परिस्थिति में समान व्यवहार सुनिश्चित करता है और भेदभाव को रोकता है। एक लाइन में अगर हम इसको परिभाषित कहें तो क्या कहेंगे कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान है, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 14 में यहाँ बात कही गई। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर आप किसी से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 15 का 2 क्या कहता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए दुकान है, होटल है, मनोरंजन स्थल है, इनमें प्रवेश देने से आप क्या नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 15 का 2 कहता है। 15 का 3 क्या कहता है, और इसी के साथ सार्वजनिक स्थल है, जैसे कि उन पर पहुँच है ना कि सभी व्यक्ति उस पर जा सकते हैं, जैसे कोई पार्क है, झील है, कुआं है, सड़क है, जल निकास प्रणाली है, सार्वजनिक जितने भी स्थल हैं उन सभी पर सभी पहुँच सकते हैं। और 15 का 3 क्या कहता है कि राज्य को महिला और बच्ची के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देते हैं। आर्टिकल 15 के 3 में, ठीक है। 15 का 4 क्या कहता है, यह विधेयक राज्य को अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं ना, जो SC ST पिछड़ी जनजाति है, उनके लिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान को लागू करने की अनुमति देता है। आर्टिकल नंबर 15 का 4 है ना, इनको विशेष छूट दी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 15 का 5 क्या कहता है कि शैक्षणिक संस्थान में OBC है, ठीक, OBC है, ठीक, या फिर SC है कोई, या फिर ST है, तो उनके लिए क्या दी जा सकती है, आरक्षण। आरक्षण की बात किस में की गई है, 15 के 5 में की गई है। 15 के 4 में क्या किया गया है, ST SC के लिए विशेष क्या की जा सकती है, जो पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान को लागू की जा सकती है। और आर्टिकल नंबर 15 के 3 में किसके लिए, महिलाओं और बच्चे के लिए वे चाहे तो क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं ना, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाने की उनको अनुमति दी जा सकती है। और 15 के 4 में हमने देख लिया ST SC के जो शैक्षणिक पिछड़े वर्ग हैं उनके विशेष प्रावधान को लागू करने की अनुमति देते हैं। आरक्षण की बात किस में की गई है, तो 15 के 5 में बात की गई है, ठीक। अगले देखेंगे फिर हम 15 का 6 क्या कहता है, 2019 में, ठीक है, 2019 में जो 103वें संविधानिक संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जो EWS के लिए कितने प्रतिशत, 10% कोटा के साथ इनको क्या मिल जाएगी, आरक्षण, ठीक है, इनको आरक्षण दी जाएगी। आप देखते हैं हम अनुच्छेद नंबर 16, इसमें क्या दिया है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आर्टिकल नंबर 16 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 का 1 क्या कहता है कि सभी नागरिकों को चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, सार्वजनिक रोजगार के लिए इनको क्या मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। 16 का 2 क्या कहता है, राज्य रोजगार के मामले में धर्म, नस्ल, जाति, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव आप नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 16 का 3 क्या कहता है कि संसद किसी राज्य या संघ राज्य के में कुछ प्रकार के जैसे रोजगार के लिए निवास संबंधी आवश्यकताएं वो क्या कर सकते हैं, निर्धारित करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जैसे कि आप यूपी से हैं, ठीक है, यूपी स्टेट बोर्ड में से यूपी स्टेट से कोई भी वैकेंसी जारी होती है और उसमें ये नियम लागू कर दी जाती है कि ये केवल वही व्यक्ति इसके लिए योग्य होंगे जो यूपी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से वे क्या अगर चाहे तो वे क्या कर सकते हैं, ऐसे निर्धारित कर सकते हैं। और 16 का 4 क्या कहता है, राज्य उन पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्ति के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ये 16 के 4 में कहा गया है। और ये 17 क्या कहता है, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आप किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं कर सकते, छुआछूत है ना, छुआछूत या भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया है आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 18 में क्या कहा है, इसमें उपाधि का अंत किया गया है, जैसे कि महारानी, महाराजाधिराज, ठीक है, और क्या होता था, तो ऐसे उपाधि ली जाती थी, सर की उपाधि दी जाती थी। तो इन सारी उपाधियों को का क्या किया है, अंत कर दिया गया है, ठीक है। किसी भी वंशानुगत के आधार पर महाराजाधिराज, ठीक है, महारानी, ऐसी कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। 1954 में शुरू किए गए भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं, बल्कि ये क्या है, तो ये अलंकरण है।
अगला देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 से लेकर 22 में है। 19 में कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहले देखते हैं 19 के ए में क्या दिया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप क्या कर सकते हैं? भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। भाषण की, लेखन की, मुद्रण की, चित्र की, अन्य माध्यम से क्या कर सकते हैं? अपने आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। 19 के 1 में कहा गया है जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, विज्ञापन का अधिकार है, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, इंटरनेट का अधिकार है, फिर विशेष प्रदर्शन का आपको अधिकार है, झंडा फहराने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। ये सब 19 के ए में दिया है। फिर 19 के 1 का बी क्या कहता है कि सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण क्या हो सकते हैं? एकत्रित हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन करने, सभा करने और जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है 19 के ए के बी में दिया है। 19 का 1 का सी क्या कहता है? सी फॉर क्या होता है? संरचना। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? सभा की आप संरचना कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं ना। राजनीतिक पार्टी बनाना है आपको, सहकारी समिति बनाना है, फर्म बनाना है, कंपनी बनाना है, तो ये आप कर सकते हैं सी में। ठीक है। डी क्या कहता है? संपूर्ण भारत में आप क्या कर सकते हैं? आवागमन कर सकते हैं। आवागमन की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? 19 के डी में। 19 के ई में क्या गया है कि भारत के किसी भी भाग में आपको निवास करने या फिर बसने की स्वतंत्रता है। 19 का ई कहता है। ठीक। अगला देखेंगे हम 19 का एफ क्या कहता है? 19 के एफ में दिया है संपत्ति का अधिकार। ठीक है। इस अधिकार को, जो संपत्ति के अधिकार है, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रखा है? इसको 300 के ए में रखा गया है। ठीक है। और ये किस किस भाग के अंतर्गत आएंगे? भाग 12 में इसको दिया है। ठीक है। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आई में क्या है कि कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार करने, कारोबार करने की आपको स्वतंत्रता होगी। रेलवे परमाणु ऊर्जा का पर क्या लगाता है? प्रतिबंध। रेलवे परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध, ये किस में है? तो 19 के 1 के जी में आता है। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहते हैं? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे कि इसमें 20 का 1 जैसे कि पूर्वव्यापी कानून के संरक्षण। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है, केवल एक अपराध के समय पर जो कानून लागू है उन्हीं के अनुसार उनको सजा दी जाएगी। जैसे कि 2019 में उसने क्या किया था? कोई अपराध किया था, उस अपराध के लिए 6 साल की कारावास थी। अब 2025 में क्या हो गया? इसके लिए फांसी की सजा हो गई है। तो अब ये अपराध हुआ कब था? 19 में, है ना। तो अब उसको फांसी नहीं दी जाएगी। उस समय इस सजा के लिए 6 वर्ष का कारावास होता था, तो 6 वर्ष का उसको कारावास ही दिया जाएगा। दोहरे खतरा में से सुरक्षा देता है आर्टिकल नंबर 20 का 2। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं लिया जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया है, उसको सजा मिल चुकी है, तो दोबारा उसको उसी अपराध के लिए दूसरी बार और उसको सजा नहीं दी जाएगी। फिर देखते हैं 20 का 3 क्या कहता है कि आत्मबोध के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है। आत्म दोष के विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल नंबर 20 के 3 में कहा है, अर्थात किसी भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध क्या नहीं दे सकता? वो गवाही नहीं दे सकता। अगर पुलिस किसी को जबरदस्ती क्या कर सकती है? लेती है, पकड़ लेती है और उसको अपराध का गुनाह करने का, जो अपराध हुआ है उसको गुनाह को कबूल करने के लिए कहता है कि तुम मानो कि यह अपराध मैंने ही किया है, तो आप पुलिस के सामने ये बात कह सकते हैं, किंतु उसको कोर्ट में क्या नहीं माना जाएगा? उसको गवाह नहीं माना जाएगा। आप अपने ही खिलाफ क्या नहीं कर सकते? गवाह नहीं दे सकते। फिर देखेंगे पॉलीग्राफ परीक्षण, ब्रेन मैपिंग और नार्को विश्लेषण को आत्मदंड माना जाता है, जबकि डीएनए परीक्षण जो फिंगरप्रिंट है और रक्त परीक्षण ये आत्मदोष नहीं माना जाता है। ठीक। अब आता है आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है आर्टिकल नंबर 21। ठीक है। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही क्या किया जा सकता है? जीवन दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि जीवन के अधिकार में मात्र पशुतुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा, बल्कि मानव होने के कारण संपूर्ण जीवन चाहिए। न्यायपालिका के अनुसार 19 और 21 एक दूसरे के क्या हैं? ये पूरक है, ये समाप्त नहीं होते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, जिसमें जीवन के अधिकार की व्याख्या व्यापक बनाया है। अब 21 में क्या क्या अधिकार मिलेगा? वो देखिए, निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगा, लगातार विकास, आजीविका का अवसर, माँ बनने का अधिकार है, शक्ति का अधिकार है, शांति का अधिकार है और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के विरुद्ध आपको अधिकार है, अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार है, हथकड़ी लगाने से सुरक्षा, सार्वजनिक फांसी से सुरक्षा, साफ पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण का आपको अधिकार है, निजता का अधिकार है, आपको अपनी प्राइवेसी मिलेगी, कोई इसका हनन नहीं कर सकता, चिकित्सा उपचार का आपको अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, फिर गरिमा के साथ मृत्यु का भी आपको अधिकार है, आप इच्छा मृत्यु चाहें तो भी आपको यह अधिकार है।
आर्टिकल नंबर 21 का ये कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 21 के 1 में। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 22 आता है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।